हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 12 की समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक भारतीय समाज। इसी क्रम में आज आपका यहां पर अध्याय चौथा है। यहां पर हम बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में इसका अध्ययन कर रहे थे, तो आज यहां पर हम इसका जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात करें हम आज के पार्ट 2 की, तो यहाँ पर हम पूंजीवाद को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझेंगे। देखिए, आपने कल प्रीवियस अध्याय में ये तो देख लिया था कि बाजार किस तरह से समाज पर प्रभाव डालता है और बाजार में किस तरह से हमें समाज के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, वो भी हमने वहाँ पर देख लिया था। अब यहाँ पर पूंजीवाद को भी देखेंगे कि पूंजीवाद वास्तव में पूंजीवाद का एक समाज में क्या असर पड़ता है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ आप ये बात तो जानते होंगे कि पूंजीवाद को लेकर कई सारे जो समाजशास्त्री हैं, तो इनमें सबसे प्रमुख जो हैं कार्ल मार्क्स हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा पूंजीवाद की आलोचना भी की है। इनका मानना ये था कि पूंजीवाद के आने से ही समाज में एक संघर्ष की स्थिति क्रिएट हुई है, क्योंकि पूंजीवाद के होने से क्या हुआ है कि समाज के कुछ तबके के लोग जो हैं वो ऊपरी पायदान पे पहुंच गए हैं और बाद बाकी जो समाज है वो संसाधनों के अभाव में कहीं ना कहीं गर्त में चला गया है। उनके पास संसाधन नहीं है, यानी कि संसाधनहीन हो गए हैं, और कुछ लोग जो है संसाधनवान बन गए हैं, यानी उनके पास पैसा भी है, संसाधन भी है, वो जैसा चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं, जैसा समाज में जो है बदलाव लाना चाह रहे हैं वो बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं संघर्ष के रूप में देखते हैं। कार्ल मार्क्स जो हैं, इन्होंने पूंजीवाद को पण्य यानी कि कॉमोडिटी बोलते हैं। कॉमोडिटी का मतलब होता है वस्तु हैं, तो पण्य उत्पादन या बाजार के लिए उत्पादन करने की व्यवस्था के रूप में इन्होंने समझा है। यानी इनका मानना ये है कार्ल मार्क्स का कि जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद में हर चीज़ का यहाँ पर एक वस्तुरीकरण हो गया है, यानी कि पन्नीकरण बोल सकते हैं या फिर कॉमोडिटाइजेशन बोल सकते हैं इसे। यानी कि यहाँ पर आपको श्रमिक भी है, तो श्रमिक की मजदूरी क्या है, एक वस्तु के रूप में है। यानी आप श्रमिक से उसका काम लेने के लिए क्या करते हैं, कुछ पे करते हैं। यानी मान लीजिए कोई किसी मजदूर से काम ले रहा है, तो आपने डेली वर्कर है तो 300 रुपये पे कर दिए, तो आप उसकी मजदूरी के लिए उसे पे कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कमोडिटाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने ये बताया कि हर उत्पादन विधि जो है विशेष उत्पादन संबंधों से बनती है और अंततः आप ये भी देखेंगे कि एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। यानी कि वर्तमान जो औद्योगिकरण के बाद का समाज है, तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है, पहले वाले जो परंपरागत समाज थे वहाँ पर क्या था, उत्पादन से लेकर पूरी प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति के हाथों से होती थी। लेकिन वर्तमान समय में जो भी औद्योगिक प्रक्रिया है, यहाँ पर विशिष्टीकरण आ गया है। यानी कि हर प्रोडक्ट को बनाने वाले, हर प्रोडक्ट के हर लेवल पर जो है विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं, यानी कि जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से जो विशिष्ट वर्ग संरचना का एक निर्माण हुआ है। मार्क्स ने यहाँ पर इस बात पर जोर दिया है कि अर्थव्यवस्था चीज़ों से नहीं बल्कि लोगों के बीच रिश्तों से बनती है, जो उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी इनका मानना यह है कि जो अर्थव्यवस्था का निर्माण हो रहा है वो वास्तव में कमोडिटी से नहीं हो रहा है, वो खास करके लोगों से हो रहा है, जो कि लोग आपस में जुड़े हुए हैं, इससे हो रहा है। पूंजीवादी उत्पादन विधि के अंतर्गत मजदूरी या श्रम भी यहाँ पर मैंने बताया था एक बिकाऊ सामान की तरह होता है। यानी कि यहाँ पर मजदूर को खुद का अधिकार नहीं है कि वो क्या करना चाहेगा, कैसे करेगा, नहीं, उसे अपने श्रम के लिए अपने आप को खुद को बेचना पड़ता है। तो यहाँ पर आप वही देख रहे हैं, एक बिकाऊ सामान वो बन जाता है, क्योंकि मजदूरों को भी अपनी श्रम शक्ति को बाजार में बेचकर अपनी यहाँ पे मजदूरी कमानी पड़ती है। पूंजीवादी बाजार में आपको दो वर्ग देखने को मिलेंगे। एक तो पूंजीपति वर्ग आपको देखने को मिलेगा जिसके हाथ में उत्पादन के साधन हैं, और वहीं श्रमिक वर्ग देखने को मिलेगा जो कि अपना श्रम जो है पूंजीपतियों को बेचते हैं, और ऐसे करके पूंजीपति यहाँ पर लाभ कमाते हैं। यानी इनके श्रम का प्रयोग करके ये लोग अतिरिक्त लाभ कमाते हैं। तो कार्ल मार्क्स ऐसे देखते हैं कि वास्तव में जो पूंजीपति वर्ग है वो श्रमिकों को उनकी मेहनत का वास्तविक मेहनताना नहीं देता है। वो इस रूप में देखते हैं कि कहीं ना कहीं इनसे अतिरिक्त काम लिया जाता है और इन्हें इनकी मेहनत का मेहनताना वास्तव में नहीं मिल पाता है। यानी ज़्यादातर मुनाफा जो होता है वो पूंजीपति वर्ग आपस में अपने तिजोरियों में भरते रहते हैं। वो इस रूप में यहाँ पर कार्ल मार्क्स इन्हें देखते हैं। अगली हेडिंग यहाँ पर है आपकी वस्तुकरण या पण्यीकरण और उपभोग। यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि वस्तुकरण चीज़ों का कैसे हो रहा है। तो वास्तव में आज आप जो वस्तुकरण देख रहे हैं ये तब होता है जब कोई वस्तु बाजार में खरीदी बेची न जा सकती हो और अब वह बेची खरीदी जा सकती है। यानी कि पहले कोई वस्तु बेची खरीदी नहीं जा रही थी, लेकिन अब बाजार में हर वस्तु का मूल्य है, हर वस्तु यहाँ पर बिकने वाली चीज़ है और बेची खरीदी जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वस्तुकरण में यहाँ पर श्रम और कौशल भी इसी में चीज़ों में शामिल हो गए, यानी वस्तुओं में शामिल हो गए जो कि अब खरीदे बेचे जा रहे हैं। मार्क्स
देखिए हमेशा ध्यान रखना, जो यहाँ पर मार्क्सवादी विचारधारक हैं वो हमेशा समाज में संघर्ष की स्थिति देखते हैं। ये बात मैं शुरुआत से बताता जा रहा हूँ। मार्क्स का कहीं भी नाम आए तो हमेशा आपको ये देखना है कि संघर्ष की स्थिति है। तो मार्क्स और पूंजीवाद के जो आलोचक हैं इनका मानना ये है जो वस्तुकरण या पन्नीकरण हो रहा है इसकी प्रक्रिया से समाज में कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। नकारात्मक प्रभाव पड़ने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर श्रमिक स्वतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं श्रमिक की स्वतंत्रता जो है वो सीमित कर दी गई है। आप खुद सोचिए, एक उत्पादन प्रक्रिया में लगा हुआ श्रमिक खुद से डिसाइड नहीं कर सकता है कि हमें क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, कितने घंटे काम करना है, कुछ डिसाइड नहीं कर सकता खुद से। उसे उसी अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा जैसा कंपनी या फर्म चाहेगी। तो इस तरह से संघर्ष की स्थिति के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कुछ चीज़ें और भी देखने को मिली हैं, कुछ आज विवादास्पद कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं, जैसे गरीब लोगों के द्वारा अपनी किडनी को अमीर लोगों को बेचना जिन्हें किडनी की प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। तो बहुत से लोग ये भी तर्क देते हैं कि मानव अंगों का पन्नीकरण या वस्तुकरण नहीं होना चाहिए और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। पहले के समय में आप देखेंगे यहाँ पर इंसानों को गुलाम के तौर पर बेचा जाता था, लेकिन आज के दौर में क्या है, लोगों को वस्तुओं के तौर पर बेचा जाना अनैतिक समझा जाता है, अनैतिक माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आज के समय में क्या है, एक नया रूप निकल कर आया है श्रम। यानी कि आज के समय में इंसान क्या है, इंसान का श्रम जो खरीदा बेचा जाता है। तो मार्क्स हमेशा इसे पूंजीवादी समाज की विशेषता के रूप में देखते हैं कि पूंजीवाद में श्रम जो है आपको बिकता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी बताई गई हैं। समकालीन भारत में हम ये भी देखेंगे कि कई सारी चीज़ें, कई सारी प्रक्रियाओं में परिवर्तन आया है। जैसे पहले वो क्या थी, एक परिवार का हिस्सा थी या फिर अपने खुद के यानी कि फैमिली तक का हिस्सा थी, लेकिन आज जो है वो बाजार का हिस्सा बन गई हैं। जैसे पहले क्या था, पारंपरिक रूप से जो विवाह वगैरह होते थे परिवार के लोगों के द्वारा तय किए जाते थे, लेकिन आज क्या है, मैरिज ब्यूरो चल गए हैं, यानी कि व्यवसायिक विवाह ब्यूरो। यहाँ पर क्या है, अपना प्रोफाइल आप दे देते हैं, यानी वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं एक प्रोफाइल के लिए 2 या 2,500 रुपये, और आप अपना वहाँ पे प्रोफाइल लगा देते हैं। वो अपनी वेबसाइट पर आपकी संबंधित जाति, आपके वर्ग से संबंधित जो भी हम उन्हें मिलते हैं वर वधु, वो आपको दिखा देते हैं, मैच करवा देते हैं। आपको कोई पसंद आता है आप उससे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे करके आप देखेंगे कहीं ना कहीं आज इसका भी बाजारीकरण हो गया है, और आज आप व्यवसायिक विवाह ब्यूरो की भरमार आप देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये विवाह भी तय कराते हैं और इनका मेहनताना ये लोग लेते हैं। तमाम जगह पर आप देखेंगे जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह है। आज के समय में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी आप देखेंगे इंटरव्यू वगैरह की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, या फिर किसी एग्जाम के लिए तैयार होने वाले अभ्यर्थी हैं, या किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाने वाले व्यक्ति हैं, वो आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। पहले के समय में आप देखेंगे कुछ इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। पहले के पुराने समय में जो सामाजिक कौशल, जो शिष्टाचार वगैरह हैं, ये जो आचरण है ये परिवार में ही सिखाया जाता था। अब चूंकि हर चीज़ का व्यवसायीकरण हो रहा है, तो व्यवसायीकरण होने के नाते हर किसी से अपेक्षा यही की जा रही है कि उसका जो व्यवहार है, उसका जो आचार व्यवहार है, वो समाज में मौजूद मूल्यों से हटके कंपनी को फायदा पहुंचाने वाले मूल्यों के अकॉर्डिंग हो। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे व्यक्तित्व संवारने वाले जो प्रोग्राम है, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह वाले जो प्रोग्राम वगैरह हैं, वो सब चलाए जा रहे हैं और लोगों को इनके जरिए ट्रेंड भी किया जा रहा है। यहाँ पर अगली बात बताई गई है कि पूंजीवादी समाज में आपको एक विशेषता और देखने को मिलेगी। यहाँ पर बताया गया है कि उपभोग जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके आर्थिक कारण ही नहीं है बल्कि एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है। यानी कहीं ना कहीं समाज में जो उपभोग है, उपभोग का स्तर, ये सामाजिक भिन्नता को प्रदर्शित करता है, सामाजिक भिन्नता का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि आधुनिक समाजों में उपभोग, इसका एक महत्वपूर्ण तरीका क्या है, इसके द्वारा सामाजिक भिन्नता का निर्माण होता है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, राशन से मिलने वाला जो गेहूं या चावल है वो गरीब तबके के लोग लेते हैं। वहीं आपका बासमती राइस है या फिर और भी ब्रांडेड कंपनियों के राइस हैं जिन्हें लोग मॉल से खरीदते हैं, तो उनकी कीमत 100 रुपये किलोग्राम तक होती है। तो ये क्या दिखाता है, ये कहीं ना कहीं समाज की भिन्नता को दिखाता है। यानी कि आपका उपभोग का स्तर है, उपभोग के लिए जो मूल्य आप चुका रहे हैं उससे आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, उससे आप अपना सामाजिक स्तर यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये आप इससे क्या है, इन्हें आप प्रदर्शित किया जाता है, ये सामाजिक भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखते हैं उपभोक्ता अपनी सामाजिक, आर्थिक स्थिति या सांस्कृतिक प्राथमिकताओं के अकॉर्डिंग कुछ वस्तुओं को, विशेष परिस्थितियों को खरीदता है, उनका प्रदर्शन करता है, और कंपनियां भी उन्हें इसी बात के लिए टारगेट करती हैं। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियाँ तो सभी होती हैं, यानी कार, और ऐसी बात है, कार का रोल क्या है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। लेकिन कुछ कारें क्या हैं, नॉर्मल कारें होती हैं, कुछ कारें लग्जरी कारें होती हैं, जैसे ऑडी, BMW वगैरह। तो वही है, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये कारें हैं, ये आप वस्तुएं हैं, ये आपको क्या दिखा रही हैं, आपका सामाजिक स्तर भी दिखा रही हैं, और ऐसे करके सामाजिक भिन्नता भी हमें इनसे देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैक्स वेबर ने इस बात को पहली बार कहा है कि लोगों के सामने, यानी इसके सामने पहली बार इन्होंने लोगों के सामने इस बात को रखा है कि जो लोग सामान खरीदते हैं, उपयोग करते हैं,
वह समाज में उनकी परिस्थिति से गहनता से जुड़ा होता है। यानी कि आप जो सामान खरीद रहे हैं, सामान को लोगों को दिखा रहे हैं, वो आपकी स्टेटस से जुड़ा होता है। ऑब्वियसली बात है, स्टेटस से जुड़ा होगा। एक अच्छा खासा बैंकर हो या अच्छा खासा एक बिजनेसमैन हो, उसके पास लग्जरी सामान होगा, ऑब्वियसली बात है। भाई मिडिल क्लास फैमिली के पास मिडिल क्लास जैसा ही सामान होगा। तो यही भारत में देखने को मिलेगा कि भारत में आज मध्यम वर्गीय परिवारों में पास जो कार का मॉडल है, उनके पास जो सेल फोन है, कंपनी का सेल फोन है, तो इसके अकॉर्डिंग आप भारत में किसी व्यक्ति की स्टेटस का अनुमान लगा सकते हैं कि भाई मध्यम वर्गीय परिवार है या निम्न वर्गीय परिवार है या अच्छे घर पे, यानी कि या फिर रिच फैमिली से बिलोंग करता है। आप भारत में इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। खास करके उपभोग जो है, जो जीवन का एक पक्ष है, और इसमें ये बात भी शामिल है कि आप अपने घर को किस तरह सजाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं और मनोरंजन के साधनों के रूप में क्या क्या पसंद करते हैं। तो इन सब से आपके सामाजिक स्तर का भी पता चलता है। अगली हेडिंग आपकी यहाँ पर है भूमंडलीकरण, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का गठजोड़, यानी ग्लोबलाइजेशन। भूमंडलीकरण का मतलब क्या है कि पूरे समाज को, पूरे दुनिया को एक वैश्विक ग्राम के रूप में देखना। यानी कि यहाँ पर कोई भी सेवा, यानी मान लीजिए अमेरिका में उत्पादित होने वाली कोई वस्तु है, वो आपको इंडिया के बाजार में भी मिल जाए। अमेरिका वाले कुछ सेवा को चाह रहे हैं, वो आपके भारतीय बाजार में भी वो सेवा यहाँ पर उपलब्ध हो जाए। तो ये क्या वैश्वीकरण है, यानी कि पूरी दुनिया को हम वैश्विक ग्राम के नजरिए से देख रहे हैं। इसे हम भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 1980 के दशक के बाद भारत ने अपने आर्थिक इतिहास में नए दौर का प्रवेश किया है और यहाँ पर हमारे यहाँ LPG अप्रोच अपनाई गई है, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की अप्रोच अपनाई गई है। तो हम उदारवाद जैसी नीतियों के साथ हमने अपने यहाँ भूमंडलीकरण के दरवाजे खोले हैं और हमारे यहाँ भूमंडलीकरण के परिणाम दिखने लगे हैं। यानी कि भूमंडलीकरण के कारण क्या हुआ है, यहाँ पर ऐसे करके हमने अपनी जो बंद अर्थव्यवस्था है उसके दरवाजे सभी के लिए खोल दिए हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ आज़ादी के 1950 से लेकर 1990 तक हमारी जो इकोनॉमी रही है, बंद इकोनॉमी रही है, बंद अर्थव्यवस्था रही है। हमारे यहाँ जो विदेशी प्रोडक्ट वगैरह थे, इनके लिए यहाँ पर एंट्री नहीं थी, और एंट्री थी भी तो उनके ऊपर भारी कस्टम ड्यूटी लगाया जाता था, भारी कर लगाया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि हमारी जो स्थानीय व्यापारी हैं, स्थानीय उत्पादक हैं या स्थानीय फर्में हैं, उनके उत्पाद यहाँ पर बचे रहें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी, उस समय हमारा नया नया देश बना था, हम लोग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे, अन्य चीज़ों में भी पिछड़े हुए थे। तो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट, हमारे यहाँ के व्यापारियों को संरक्षण की आवश्यकता थी। तो इसलिए हमने अपनी इकोनॉमी को जो है बंद रखा है। क्योंकि विदेशी प्रोडक्ट वगैरह होते थे, वो क्या होते थे, उन्नत किस्म के होते थे, सस्ते भी होते थे। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि हमारे भारतीय प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं बड़ी क्षति उठानी पड़ती। तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था रखा गया। लेकिन एंड में 1991 के सुधारों के बाद हमने अपनी अर्थव्यवस्था सभी के लिए खोल दी है। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे, वह दौर है जिसमें दुनिया पहले से ज़्यादा अंतर संबंधित है। सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं है भूमंडलीकरण में, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर भी यहाँ पर लोग अंतर संबंधित हैं। यानी कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति का आदान प्रदान भी हो रहा है। यानी आप जब आपके प्रोडक्ट जो हैं किसी ब्रॉड लेवल पर पहुंच रहे हैं, तो लोग आपकी संस्कृति से भी परिचित हो रहे हैं। जैसे भारतीय पोशाक हैं, साड़ी हैं, धोती कुर्ता हैं, ये आज अमेरिका के बाजार में भी बिकते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, इससे अमेरिका वालों को भारतीय कल्चर के बारे में जानकारी मिल रही है। तो हमें भूमंडलीकरण में कई सारे रुझान देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुएं, पूंजी, समाचार और लोगों का संचलन, साथ ही हम टेक्नोलॉजी वगैरह है और अन्य आधारभूत सुविधाएं वगैरह हैं, इनके संचलन को गति प्रदान हुआ है भूमंडलीकरण में। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। भूमंडलीकरण की एक केंद्रीय विशेषता क्या है, यानी कि यहाँ पर केंद्रीय विशेषता ये है कि दुनिया के जो चारों कोने हैं, इनमें बाजारों का विस्तार और उनका एकीकरण करना। साफ साफ अर्थों में ये है कि भूमंडलीकरण में किसी भी एक कोने में कोई परिवर्तन होगा तो उसकी कहीं ना कहीं प्रतिध्वनि आपको अन्य कोनों में भी देखने को मिलेगी। यानी कि मान लीजिए किसी बाजार की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, वहाँ पे उतार चढ़ाव हुआ, तो दुनिया के अन्य बाजारों में भी आपको जो है कहीं ना कहीं अनुकूल या प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा। ये भूमंडलीकरण की एक खास बात है, यानी आप उससे बच नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिकी बाजार में मंदन आया या गिरावट आई या आर्थिक मंदी की स्टार्ट हो गई, तो आपके भारतीय बाजार में भी उसकी झलक कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगी। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, एकीकरण की दुनिया में ये बात बताई गई है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, यानी कि यहाँ आप देखेंगे हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग और व्यापार में जो बाह्य स्रोतों के प्रयोग का उद्योग, यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसे उद्योग हमारे यहाँ प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और इसका रीजन हम अर्थव्यवस्था में पहले डिस्कस कर चुके हैं। चूँकि हमारे यहाँ श्रम सस्ता है
और ऊपर से हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो खास करके जो यूरोपीय कंपनियां हैं, अमेरिकी कंपनियां हैं, वो कॉल सेंटर वगैरह के उद्योग सस्ते दामों पर अपने इंडिया में स्थापित कर रही हैं, क्योंकि कॉल सेंटर की जो सुविधा है वो BOIP के जरिए या फिर इंटरनेट कॉलिंग के जरिए उपलब्ध हो जाती है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और हमारे यहाँ के युवा जो अच्छी खासी अंग्रेजी भी बोल लेते हैं और 6 से 7 हज़ार रुपये में काम करने को तैयार हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो अमेरिकी कंपनियां हैं, यूरोपीय कंपनियां, उन्होंने अपने कॉल सेंटर बेंगलोर वगैरह में, दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों पर स्थापित किए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस तरह से हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं पश्चिम के विकसित देशों के उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर श्रम और सेवाएं मुहैया करवाती हैं। ये भी आपने देखा है भूमंडलीकरण में। साथ ही साथ हमारा सॉफ्टवेयर बाजार भी आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, सॉफ्टवेयर उद्योग भी हमारा बहुत बड़ा उद्योग बन गया है और सॉफ्टवेयर उद्योग हमारे यहाँ लगातार एक वैश्विक बाजार की मांग को पूरा कर रहा है। भूमंडलीकरण के अंतर्गत सिर्फ पूंजी और वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि लोगों की संस्कृति, उत्पाद और छवियों का भी दुनिया भर में परिचालन होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो आपको क्या है, विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान देखने को मिलेगा। यानी आपने क्या किया, जब भूमंडलीकरण हुआ तो आपने अमेरिका के उत्पादों का यूज किया, अमेरिका वालों ने भारतीय उत्पादों का यूज किया, तो कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़े हुए जो उत्पाद थे वो उनकी कहीं ना कहीं उन्हें झलक देखने को मिली, उससे वो परिचित हुए। अब मान लीजिए साड़ियाँ हैं, साड़ी के बारे में अगर हम बात करें, जैसे बनारसी साड़ी हुई, तमिलनाडु की साड़ियाँ वगैरह हैं, तो इन्हें तमाम विदेशी ले जाते हैं। ऐसा नहीं है विदेशी खरीदते नहीं, खूब जमकर खरीदारी करते हैं इनकी। तो ऐसे में वो क्या भारतीय कल्चर से परिचित होते हैं, भारतीय कल्चर उन तक पहुँच रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं, ये कैसे संभव हो पाई, मुमकिन हो पाई हैं भूमंडलीकरण के जरिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर नीचे चलते हैं हम, यानी आप देखेंगे इन सब के अलावा आपको योगा, आध्यात्म ज्ञान की जो व्यवस्था है, जैसे योगा, आयुर्वेद है, ये भी पश्चिम में इसका बाजारीकरण हुआ है। यानी कि हमारे यहाँ के योग गुरु वगैरह हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, ये अपना ज्ञान पश्चिम के देशों में भेज पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और हमारी खुद एक संस्कृत जो है एक पश्चिम बाजार का हिस्सा बन जाती है। जैसे आपने सुना होगा पुष्कर राजस्थान, यानी पुष्कर जो है राजस्थान में है और यहाँ पर प्रसिद्ध वार्षिक एक मेला लगता है, ऊँटों का मेला। तो यहाँ पर तमाम जगह से लोग आते हैं, कुछ तो पशुओं को खरीद बेचने के लिए आते हैं, कुछ लोग क्या है इस मेले का आनंद उठाने आते हैं, क्योंकि इसमें वहाँ पर राजस्थान के लगभग सारे रंग देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको विदेशी भी देखने को मिलेंगे, पशु प्रेमी देखने को मिलेंगे, तमाम तरह के लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऊपर एक कहानी लिखी हुई है, ये कहानी है अमेरिकी बाजार नैस्डैक की, जिसे नास्डाक भी कहा गया है। नास्डाक लिखा गया है, वैसे इसका नाम जो है नैस्डैक है, ठीक है, इसका नाम नैस्डैक पढ़ते हैं, यहाँ पर नास्डाक लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं ANR नारायण मूर्ति, इन्होंने जो नैस्डैक मार्केट है अमेरिका का, उसकी ओपनिंग अपने यहाँ से, यानी अपने यहाँ रात के समय अमेरिकी शेयर मार्केट की ओपनिंग अपने यहाँ से बैठे बैठे घोषणा कर दी, अपने यहाँ से बटन दबाया, ठीक है, और वहाँ पर वो मार्केट ओपन हो गया। ऐसा कैसे वो पॉसिबल हो पाया? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंटरनेट की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया कि यहाँ से बैठे बैठे उन्होंने अमेरिका का जो शेयर मार्केट था उसे ओपन कर दिया। तो एक यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है। तो ये नैस्डैक के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा। नैस्डैक एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, यानी जैसे हमारे यहाँ NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, हमारे यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE अपने यहाँ 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे। NSE का आपने सुना होगा, NSE का सूचकांक एक निफ्टी है, जो कि आपकी 50 कंपनियों के जो है सूचकांकों को मिलाकर बनता है, निफ्टी 50, ठीक है। और BSE का जो है सेंसेक्स होता है, जो कि टॉप 30 कंपनियों के सूचकांकों को मिलाकर ये बनता है सेंसेक्स। ये BSE का होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का होता है, और NSE का निफ्टी होता है, ये बात आप जानते होंगे। तो नैस्डैक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का काम करता है और न्यूयॉर्क में स्थित है। यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन जो हैं वो कंप्यूटर पर आधारित होते हैं, यानी कि सारे लेन देन इसी पर आधारित होते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पर मैं आपके 1 मिनट लूँगा और आपको बताना चाहूँगा ये एक्सचेंज क्या काम करते हैं, यानी NSE BSE जो आप नाम सुन रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के, इनका काम क्या होता है। देखिए, इनका काम ये होता है, हर कंपनी ये चाहती है कि अपने फ़ायदे को बढ़ाने के लिए या फिर अपना फ़ायदे के जरिए दूसरों लोगों को भी लाभ पहुंचाएं, या अपनी कंपनी की वेल्थ बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, अपनी कुछ शेयर वगैरह जो होती है वो पब्लिक के लिए ओपन रख देती है, पब्लिक के लिए खोल देती है, ताकि जो पब्लिक है वो उन शेयरों को खरीद कर खुद का भी लाभ कर सके और कंपनी के साथ सहभागिता भी बढ़ा सके। तो इनके लिए एक माध्यम इन्होंने चुन लिया है, यानी जैसे NSE एक प्लेटफॉर्म चुन लिया है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति रिलायंस के कुछ शेयर खरीदना चाह रहा है, तो डायरेक्ट आप रिलायंस तक तो जाएंगे नहीं, आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप स्टॉक एक्सचेंज में गए और यहाँ से आपने शेयर खरीद लिए, क्योंकि यहाँ से खरीदना आसान है। अगर आप डायरेक्ट रिलायंस के पास जाएंगे और रिलायंस से कहेंगे हमें आपकी कंपनी में से कुछ शेयर खरीदने हैं,
तो ऑब्वियसली बात एक लंबी प्रक्रिया का आपको पालन करना पड़ेगा, जबकि NSE या BSE जो स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होते हैं, इनके जरिए आपको जो आसानी से आप यहाँ पर एंट्री पाकर किसी कंपनी के शेयर खरीद बेच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सहूलियत हो जाती है इससे, इसलिए इसको स्टॉक एक्सचेंज के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए, ये आपके जो है पुष्कर वाला मेला बताया गया है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। और यह मेला जो है आपके पर्यटकों के लिए भी बहुत ज़्यादा आकर्षण का कारण रहता है। ये खास करके देखिए कई बार पूछा गया है, कार्तिक पूर्णिमा के ठीक पहले लगता है और यहाँ पर हिंदू तीर्थयात्री जो हैं वो पवित्र तालाब है पुष्कर का, उस तालाब में नहाने आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दोनों ही काम हो जाते हैं, मेले का भी आनंद ले लेते हैं और पुण्य भी कमा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको भारी भीड़ देखने को मिलेगी। अगली हेडिंग है आपकी उदारवादिता पर बहस, बाजार बनाम राज्य, यानी कि जो आपकी लिबरलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, उदारीकरण या उदारवादिता। तो ये भी जानेंगे उदारवादिता पर कैसी बहस हो रही है और बाजार बनाम राज्य वाली स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, आपको पता है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद हमारे यहाँ उदारीकरण लाया गया है और उदारीकरण में हमारे यहाँ कई तरह की नीतियाँ शामिल हुई हैं, जैसे सरकारी विभागों का निजीकरण करना, यानी कि सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कंपनियों को बेच देना, पूंजी, श्रम और व्यापार में सरकारी दखल को कम करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों को यहाँ प्रोत्साहित करना, विदेशी वस्तुओं के आसान आयात के लिए जो आयात शुल्क है इसमें कमी करना ताकि विदेशी वस्तुएं भी आपके भारतीय मार्केट तक पहुँच पाएँ, विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ कोई उद्योग स्थापित करने, संयंत्र स्थापित करने में सहूलियत देना। तो ऐसे करके हमारे यहाँ उदारवाद की नीति स्टार्ट की गई है। उद्देश्य यही था कि अपने यहाँ की इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, बूस्ट करना है और अपने यहाँ की इकोनॉमी हमें सभी के लिए खोलनी है, यानी बंद इकोनॉमी नहीं रखनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो उदारवादी वाली जो नीति होती है, इसमें आर्थिक नियंत्रण को सरकार के द्वारा कम या फिर खत्म कर दिया जाता है, उद्योगों का निजीकरण कर दिया जाता है और मजदूरी और मूल्यों पर से भी सरकार का नियंत्रण लगभग खत्म हो जाता है। यहाँ पर ये देखने को आपको मिलता है। उदारीकरण का मतलब यही होता है कि बाजार की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, बाजार की मांग के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी चीज़ का मूल्य आंका जाता है। जो लोग बाजारीकरण का समर्थन करते हैं उनका मानना ये है इससे समाज में आर्थिक समृद्धि भी आएगी, ये क्योंकि सरकारी अपेक्षाओं, संस्थाओं की अपेक्षा जो निजी संस्थाएं हैं वो ज़्यादा कुशल होती हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी और आप मानते भी होंगे, सरकारी संस्थाओं में कुछ नयापन नहीं होता है, जबकि प्राइवेट संस्थाएं क्या होती हैं, अपने आप को प्रतिस्पर्धा के दौर में आगे रखने के उद्देश्य से लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहती हैं। वहीं सरकारी संस्थाएं जो होती हैं, एक तो सरकारी होती हैं, सरकारी में उन्हें सरकार के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, हर बार सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है किसी नए काम को करने के लिए। जबकि प्राइवेट कंपनियां क्या है, बाजार का रुख देखते हुए अपने आप में खुद अपग्रेडेशन लाती रहती हैं, यानी अपने प्रोडक्ट को उन्नत बनाती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इससे क्या है, बाजार के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे, बाजार में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा लाभ भी कमाएंगे। ऐसे करके आपके आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी और समृद्धि भी आएगी, दोनों ही काम होंगे। यहाँ पर उदारवाद जो है, उदारवाद कार्यक्रमों से जो परिवर्तन हुए हैं उन्होंने वास्तव में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया है। इसके साथ साथ भारतीय बाजारों को भी विदेशी कंपनियों के लिए खोला है, यानी आप देखेंगे भारतीय बाजारों में तमाम विदेशी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी पहले के समय में 1991 से पहले तमाम जो विदेशी उत्पाद थे हमारे भारतीय बाजारों में नहीं मिलते थे, आज वो मिलने लगे हैं अच्छा खासा। यानी ये भी माना जाता है कि विदेशी पूंजी के निवेश से क्या होता है, आर्थिक विकास होता है, रोजगार बढ़ते हैं। यानी विदेशी कंपनियों ने, विदेशी लोगों ने हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, उससे क्या हुआ, हमने अपने यहाँ तमाम फर्में स्थापित की, उन फर्मों के जरिए कई भारतीयों को लाभ भी मिल रहा है, रोजगार भी कमा पा रहे हैं। कई लोग ये मानते हैं कि उदारीकरण का असर मिश्रित रहा है, यानी कुछ लोगों का ये भी मत है कि उदारीकरण जो है भारतीय परिवेश में प्रतिकूल असर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जितनी अपेक्षा रखी गई थी हमारे समाज में विकास होगा, हमारे समाज में उन्नति आएगी, समृद्धि आएगी, उतनी हुई नहीं, इसका जो है बुरा प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि आगे के दिनों में भी ऐसा ही होगा, हम अपनी ज़्यादा चीज़ें खोकर कम चीज़ों को पाएंगे, यानी हम लगातार अपने बाजार में लगातार विदेशी प्रोडक्ट को देखते जाएंगे, हमारे भारतीय प्रोडक्ट कम होते जाएंगे। कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं, यानी इसके मिलोजुले असर भी हैं। जैसे कुछ चीज़ों में तो यहाँ पर भारत को फ़ायदा भी हुआ है, जैसे आपके सॉफ्टवेयर उद्योग में, सूचना तकनीक के उद्योग में, या फिर आपके एग्रीकल्चर वगैरह में तो वैश्विक बाजार का फ़ायदा हुआ है। वहीं आपके कुछ और क्षेत्र भी हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक है, तेली अनाज वगैरह हैं, इन उद्योगों में भारत को नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत के जो प्रोडक्ट हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहे हैं, ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो इन क्षेत्र में भारत को नुकसान भी रहा है, तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। उदारीकरण में आपको चीज़ें और पाएंगे। उदारीकरण में क्या होता है, यहाँ पर जो सहूलियत होती है, जो राज्य प्रायोजित सहायता होती है, वो खत्म कर दी जाती है। जैसे पहले के समय में क्या था कि भारतीय किसानों को जो है गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी वगैरह या फिर MSP वगैरह प्रोवाइड करवाती थी,
लेकिन उदारीकरण की नीति में ये सब चीज़ें नहीं दी जाती हैं। यानी आप यहाँ पर बताया गया है पहले भारतीय कृषि सहायता मूल्य और सब्सिडी द्वारा विश्व बाजार से ये सुरक्षित थी। यानी हमारे यहाँ के किसानों को जो है कृषि सहायता मूल्य दिया जाता था, सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे उदारीकरण लाया गया तो ये चीज़ें कम कर दी गई हैं या फिर खत्म कर दी गई हैं। यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आप जानते होंगे MSP, ये सुनिश्चित करता है कि इस मूल्य पर ही सरकार जो है या फिर कोई अनाज मंडी किसानों का अनाज खरीदेगी। तो किसानों को कहीं ना कहीं जो है अश्योरेंस हो जाता है, यानी सुनिश्चित हो जाते हैं कि भाई हमें डर नहीं है। यानी सरकार ने तय कर दिया कि भाई गेहूं का रेट इस बार 1975 रुपये रहेगा, 1975 प्रति कुंटल रहेगा। तो गेहूं इससे नीचे नहीं बिकेगा, 1975 से ऊपर ही बिकेगा, इसके पैरेलल ही बिकेगा, ये बताया गया, इसके समतुल्य ही बिकेगा, ये बताया गया है। इससे कम कोई खरीद नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे उदारवाद बाजार में क्या होता है, सरकारी मदद के खिलाफ है उदारवाद में इन सबका स्थान नहीं है। सब्सिडी समर्थन मूल्य को यहाँ पर हटा दिया जाता है या फिर घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उदारवाद आने से बहुत सारे छोटे किसान होते हैं जो रोजी रोटी कमाने में असफल होते हैं, वो वैश्विक उत्पादों के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच नहीं बना पाते हैं, क्योंकि सरकार ने पहली बात तो उन्हें सरकार की मदद की जरूरत थी। अब उदारवाद में सरकार ने अपनी मदद भी जो है कम कर ली है। तो ऐसे में यहाँ पर छोटे वाले जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ उदारवाद में जब निजीकरण को बढ़ावा मिलता है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलता है, तो सरकारी विभागों के जो मुलाजिम हैं यानी कि जो भी एम्प्लॉई हैं उनकी नौकरी भी कम होने का खतरा बरकरार रहता है, उनकी नौकरी भी छिन जाती है और कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर वो अपने आप की जो अनिश्चितता का माहौल जो है फेस करते हैं। यानी वो ये देखते हैं कि भविष्य हमारा अब सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर लगातार जो गैर सरकारी असंगठित रोजगार उभर कर सामने आ रहे हैं। आप लोग जानते होंगे जो गैर सरकारी असंगठित रोजगार है ये पूरा निर्धारित नहीं है। यानी आपने देखा होगा ये कंपनियां अपने मुनाफे के अकॉर्डिंग चलती हैं। अगर इन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा होगा तो एम्प्लॉय बढ़ाती जाएंगी अपनी कंपनी में, जहां पर घाटा होना स्टार्ट हुआ कंपनी से जो एम्प्लॉय की छटनी करना स्टार्ट कर देंगी। तो इसी वजह से लोग क्या है प्राइवेट कंपनियों की ओर कम उन्मुख होते हैं। उन्हें लगता है कि प्राइवेट कंपनियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, जबकि गवर्नमेंट में भविष्य सुरक्षित है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें बताई गई हैं। आपने यहाँ पर इस पार्ट 2 में वही देखा कि आज के अध्ययन में आपने देखा, आपने ग्रामीण हाट से लेकर एक इनडायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज तक के जो व्यवहार हैं इन सब बाजारों को आपने देखा है। और कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा कि बाजार खुद भी एक सामाजिक संस्था है और ये बाकी सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार से, जाति वर्ग, इन सब से जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपने देख ली। आपने ये भी देखा कि भारत में जो LPG अप्रोच फॉलो की गई है, उस LPG अप्रोच को अपनाने के बाद भारतीय बाजार में, भारतीय समाज में क्या परिवर्तन आए हैं वो भी आपने यहाँ पर देख लिए हैं। तो ऐसे करके आज आपका यहाँ पर पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप लोग वीडियो लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों का रुझान नहीं आ रहा है, पता नहीं इतना ज़्यादा सुस्त क्यों पड़ गए हैं आप लोग। अपनी स्टडी निरंतर जारी रखिए, आपको कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।